चलिए हम आगे अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे आज डिस्कस करेंगे और ये क्लास हमारी सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले इस फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करें, उसके बाद आप सेकंड क्लास को अटेंड करें। देखिए हमने फर्स्ट में जहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या निकालना है, HCF और LCM। क्या क्या दिए हैं क्वेश्चन नंबर, पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। हाँ, हमें निकालना है 12, 15 और 21 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो हम सभी के अलग अलग फैक्टराइजेशन कर देंगे। इन सब का 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 15 को डिवाइड कर लेंगे, ये 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो 5 टाइम्स हो गया। 5 से करेंगे एक बार डिवाइड हो गया है। अब हम 21 को कर लेंगे, ये 3 से विभाजित है कितनी बार, 7 बार, और 7 से होगा एक बार। तो इन सभी के जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स, उनको हम अलग अलग लिख लेंगे। 12 का अलग निकाला हुआ है हमने यहाँ पर, ये 15 के किए हुए हैं फैक्टर, और ये 21 के। तो हमने अभी 12 के फैक्टर किए हुए हैं, कितने आए हुआ था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 15 के किए हैं तो कितने आए हैं हमारे, 15 के हैं 3 इंटू 5, 3 गुणा 5। और आपका दिया हुआ है 21 का, तो 21 के क्या फैक्टर निकले हैं, 21 के आए हुए हैं आपका 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 गुणा 7। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, HCF की। सबसे पहले हम HCF की बात करेंगे। HCF में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जो कॉमन होगा, जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उन्हीं को लेंगे बस। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमें तीनों में बस हमें ये 3 कॉमन मिल रहा है बस। क्या 3 के अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 3। इनका तीनों का जो HCF निकला वो कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन है उनको हमें लेना है एक ही बार, 3 को एक ही बार ले लेंगे। इसके बाद जो बच गए फैक्टर उन सबको लेना, तो बच क्या गए थे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और क्या है यहाँ पे 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणा 7 कितना होगा, 6 सत्ते 42, तो ये होगा 420। कितना हो जाएगा LCM का, 420। तो ये जो मेथड था हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, वही सेम इसमें अब आगे अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में हमें LCM बस और HCF ही ज्ञात करना है, 1.1 में। देखो आगे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम निकालेंगे। देखो कितना कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया है कि किस किस का हमें LCM निकालना है, 17, 23 और 29 का हमें LCM और HCF निकालना है। 17 है 17, 17, 23 और 29। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, अच्छा ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या हैं, 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या हैं। तो जब भी हम कभी अभाज्य संख्याओं का LCM निकालेंगे तो LCM उनका गुणनफल होगा, LCM क्या होगा, उनका गुणनफल होगा। तो अगर हम इनका LCM निकालें और HCF निकालेंगे, कभी जब भी हम अभाज्य संख्याओं का HCF निकालेंगे वो हमेशा 1 होगा। देखो अगर हम इनके फैक्टर भी करते हैं तो 17 अभाज्य संख्या ये स्वयं से ही विभाजित होगी, 23 एक अभाज्य संख्या है ये भी स्वयं से विभाजित होगी, 29 भी एक अभाज्य संख्या है यह भी स्वयं से
विभाजित होगी। तो अगर हम इनके फैक्टर करते हैं तो ये 17 आएगा, 17 के प्राइम फैक्टर ये स्वयं 17 अकेला रहेगा। 23 का क्या होगा, स्वयं 23 अकेला 23 ही है। और 29 का क्या होगा, स्वयं 29 होगा। ठीक है, वन तो हर संख्या का, एक जो होता है वो हर संख्या का फैक्टर होता है, इसीलिए हम अगर इनमें सब में अगर वन ऐड और कर दें मल्टीप्लाई में तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हमें यहाँ से एचसीएफ मिल जाएगा कि जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी तो वन तो कॉमन होना ही है। एचसीएफ निकालने के लिए जब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो वन तो होगा कॉमन। तो हम इन तीनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, ये वन आएगा निकल के। तीनों का एचसीएफ कितना आएगा निकल के, वन आएगा। ठीक है, अगर अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हमने सीख चुके हैं हम कि अगर हमें जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, तो वन को लेने लो या ना लो उससे फर्क पड़ेगा नहीं कुछ, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो 17, 23, 29 को भी लेना है, 17, 23 और 29। तो 17, 23, 29 लिए हुए और ये तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही थी, ये खुद अपने आप में क्या है, नंबर्स हैं। तो इनका ही मल्टीप्लाई क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो हम पहले इस बात, इसीलिए हमने क्या किया, कहा आपको, हमने कहा कि जब भी हम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा, और जब हम अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा एक निकलेगा, वन। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब इनका जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का निकालना है। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं इसको, 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वाले पहले क्वेश्चन को साइड में लग कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड को हमने दूसरे पेज पे सॉल्व किया था, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कितना है, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। ठीक है, देखिए यहाँ से इसके फैक्टर कर लो, कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पर 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक फैक्टर तो कर ही लेंगे क्योंकि क्लास 10th में आ गए हैं, तो ये तो चीज़ें कैसी हैं, नॉर्मल। और फर्स्ट चैप्टर एकदम सिंपल चैप्टर है। ठीक है, 25 के हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो, 5 बार डिवाइड हो गया और 5 से ये 1 टाइम्स हो गया। देखो फैक्टर निकालते हैं, 8 के फैक्टर कितने आए हैं, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के कितने निकले हुए हैं, 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर कितने हैं, 5 इंटू 5। अब एक चीज़ और है, वहाँ तो सभी के सभी प्राइम नंबर थे, तो को प्राइम नंबर को आपको और समझना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक तो आपके होते हैं प्राइम नंबर, दूसरा होता है को प्राइम नंबर, दूसरे होते हैं आपके को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं या केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित होते हैं, एक तो 1 से होंगे और दूसरा वह स्वयं से होंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनमें नंबर्स जो होंगे वो इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा एक के अलावा। जैसे 8, 9 और 25 में आपको कोई भी कॉमन फैक्टर मिला नहीं है, 1 के अलावा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम उसको 1 मानते हैं, लेकिन इनमें कोई भी एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तीनों के तीनों नंबर को प्राइम नंबर हैं। 8, 9, 25 ये क्या है, को प्राइम नंबर। तो सेम ऐसे ही आपका अगर को प्राइम नंबर का एचसीएफ आप निकालोगे, को प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो इनमें देखो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमेशा क्या आएगा, 1। इसके बाद अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हमें क्या लेना है, प्रत्येक फैक्टर लेना है, यानी प्रत्येक गुणनखंड लेना है। तो प्रत्येक गुणनखंड लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। और 9 का लेंगे तो 3 इंटू 3, और 25 के कितने हैं, 5 इंटू 5। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
यही हमें आंसर मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है 25 × 75। यहाँ से इसको करते हैं 25, 25 का गुणा इस 4 में करेंगे, 25 को 100, 100 2 का करेंगे 200, 200 का 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो एलसीएम निकल के आया हमारा कितना 1200। कितना एलसीएम निकल के आ गया 1200 हमारा इसका एलसीएम होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है 55 25, 25 का गुणा हमने इसमें किया, सॉरी 9 आएगा, सॉरी तो हमने इसमें मल्टीप्लाई में गलती कर दी। क्या आएगा देखो 25, 25 गुणा 4 करेंगे, 25 को 100, 100 का 2 में करेंगे 200, 200 गुणो 9 करेंगे तो 1800 आएगा इसका। एलसीएम कितना आया इनका 1800। 8, 9 और 25 का जो एलसीएम है लघुत्तम समावर्तक वो कितना है 1800 और इसका एचसीएफ है वो कितना है 1। क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी क्या थे, ये हमारे सहभाज्य संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है प्रोडक्ट वही उनका एलसीएम होता है और एचसीएफ हमेशा उनका 1 होगा, चाहे प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो या सहभाज्य संख्या हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे आपको दिखा है, विजुअल हो रहा होगा कि एचसीएफ दिया है गिवन। अच्छा, यहाँ अब हमें आगे एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने पिछली क्लास में ये प्रूव किया था कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें इसी फॉर्मूले को इसमें यूज करना है। देखिए इसमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और 4 चीजें हैं। तो जब भी कोई 4 फॉर्मूला है इससे तो हमें 3 चीजें दी होंगी, एक हमें निकालनी होगी। देखो यहाँ से क्या क्या हमें दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हमें किस किस संख्या का, 306 और 675 संख्या। तो क्या है हमें निकालना, क्या है इसमें एचसीएफ इसमें 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से इसको फॉर्मूले से अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पहली दो संख्याओं का गुणनफल और इसको हम डिवाइड कर देंगे उनके एचसीएफ से। किससे डिवाइड कर देंगे, उनके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा इसी फॉर्मूले में मान रख देंगे हम। देखो क्या है, संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 306 हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड करना है 306 पहली संख्या की जगह हम पहली संख्या पुट कर देंगे इनटू दूसरी संख्या क्या है 657, सॉरी 57 है 75 नहीं है, दूसरी संख्या है 657। हाँ ठीक है, और इनका एचसीएफ कितना दिया है 9, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखेंगे डिवाइड करने कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। ये कितना हो गया आपका 7 और 5 12, 12 6 18, यानी ये 9 से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड कर देंगे। 9 7 63, 65 में 9 से भाग देंगे, 9 7 63, कितने बचे 2, 27 9 30 27, कितना आ गया 73 आ गया। तो एलसीएम कितना 306 पहले से था इंटू 73 और इसमें गुणा कर देंगे। तो रफ कार एक साइड में रफ कार कर लेंगे, कितना है 306 में हमें 73 से गुणा करना है। देखिए कितना आएगा, यहाँ से 3 से गुणा कर लो, कितना होगा 6 18 और 3 त्रिका 9 गुणा 7 से करेंगे 7 6 42 7 21, तो ये हो गया 8 2 और 1 3 9 और 4 13 की 3 हासिल 1 1 और 1 2 और ये 2, तो 22,338 आया इनका। तो एलसीएम कितना आ गया 22,338 और एचसीएफ क्या, एचसीएफ दिया हुआ था हमें, कितना दिया हुआ था 9। तो अगर दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हो और संख्याएं दी हो, एलसीएम निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब इस रफ्तार को हम मिटा देंगे, या यहाँ पर कहीं एक साइड में इसको लगा देते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हमें व्याख्या करनी है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हमें व्याख्या करनी है। कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले भाज्य संख्या को समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, भाज्य संख्या क्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, तो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहां से पहली संख्या कितनी दी है आपकी, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 13 कॉमन है, तो हम इस 13 को कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 11 में करेंगे 77, 77 में 1 जोड़ेंगे 78, तो 13 गुणा 78 क्या हो गई एक संख्या, 13 गुणा 78। तो देखो पहली जो संख्या थी एक तो 13 से भी विभाजित है, ये 78 से भी विभाजित है, 13 से भी विभाजित है और 78 से, और दूसरी ये 1 से होगी और एक स्वयं संख्या, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्वयं संख्या बनेगी, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा कि नहीं होंगे, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो हम कह सकते हैं अतः, या हम अब दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद दोनों का लास्ट में लिख देंगे। देखो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या के तो हमें फैक्टर मिल गया कि 13 गुणा 18 तो 78 है ही, और एक तो एक होगा, दूसरा एक संख्या स्वयं होगी। हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो इनमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 5। दोनों संख्याओं में क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, इतना हो गया। सॉरी 5 की जगह 5 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर 1 बचेगा, फिर अंदर क्या शेष बचेगा, 1, क्योंकि 5 तो हमने बाहर ले लिया, तो 5 की जगह क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। देखो कितना होगा, इसका गुणा कर लेते हैं, कितना हो रहा है ये, 7 छिंग 42, 42 गुणा 3 दूनी 6 चौको 24, 42 गुणा 24 साइड में रफकार कर लेते हैं, कितना होगा, तो ये होगा आपका 24, 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, 24 चौको 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा ये 100, तो 1008 प्लस 1 है, तो ये होगा 5 इंटू 1009 हो जाएगा ये। तो देखो इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए। एक तो देखो 5 और 1009 से तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये 2 से तो विभाजित है, और एक 1 से होगी, दूसरा स्वयं से होगी, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो यहां से लिख सकते हैं कि अतः इन दोनों संख्या के, इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए, इन दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए, इसीलिए यह संख्याएं, भाज्य हैं।
भाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, और जब दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है। चलो पढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, एक कोई खेल का मैदान है, एक कोई खेल का मैदान है, मान लेते हैं कि ये सपोज एक ये कोई खेल का मैदान है। ठीक है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग है, मान लेते हैं कि ये इसके चारों ओर कोई वृत्ताकार मार्ग है। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि ये इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग है। हाँ ठीक है, अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। मान लो कि यहाँ से कोई दौड़ना शुरू करती है सोनिया, और इस तरफ, और ये पूरा एक चक्कर 18 मिनट में लगा देती है। वो कितने मिनट में लगाती है, वो 18 मिनट में लगते हैं उसको। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, जब रवि यहाँ से इसको चक्कर लगाने में लगाता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। यहाँ दिया हुआ है कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, यानी दोनों यहीं से दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, रवि और सोनिया दोनों, एक रवि है और सोनिया, एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। देखो एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहां से देखो दोनों ने इस दिशा में दौड़ना शुरू किया, या इस दिशा में या इस दिशा में हो सकता है, लेकिन दिशा दोनों की सेम होगी। दिशा चाहे इस तरफ से चक्कर लगाएं ये, या इस साइड से चक्कर लगाएं, लेकिन इनकी क्या होगी, दिशा दोनों की सेम होगी। ठीक है, हाँ। तो अब ये कब मिलेंगे, तो ये इनके एलसीएम पर मिलेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, किसका, 18 और 12 का एलसीएम लेना है, 18 और 12 का। तो 18 और 12 के अलग अलग फैक्टर कर देते हैं। 2 से डिवाइड करो कितनी बार, 9 बार, फिर 3 से करेंगे 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 12 को डिवाइड करो 2 से, 6 बार हुए, फिर 2 से करेंगे कितने बार हुआ, 3 बार, और 3 से किया 1 बार। तो एलसीएम क्या निकलेगा इनका, 18 के हमें फैक्टर प्राप्त हुए 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, अभाज्य गुणनखंड 3। अब देखो क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन देख लेते हैं, और जो कॉमन है उनको एक ही बार लेना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, किसमें, एलसीएम में। ठीक है, देखते हैं अभी से। यहाँ से हमने देखा कि ये 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है बस। तो एक बार हमें 2 को लेना है, और एक बार हम 3 को लेंगे। अब जो बच गए उनको भी ले लो, 2 और 3 ये भी बच गए तो इनको भी ले लो, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये देखो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 ती 36 मिनट के बाद वे दोबारा एक ही स्थान पर मिलेंगे। देखो उसमें कहा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने समय के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोबारा इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ, अतः वह दोबारा पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमें दिया है प्रमेय, सेकंड प्रमेय है, प्रश्नावली 1.2 पर आ गए। अब हम इसमें कहा गया है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p कोई अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के बारे में हम इस शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं, अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्याओं पर हम स्टार्टिंग से ही चर्चा करते आ रहे हैं। तो p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि 2 फैक्टर हैं बस। कितने फैक्टर हैं, 2 ओनली, एक और स्वयं, एक और स्वयं। ठीक, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब a स्क्वायर कोई संख्या थी उसको हमने p से डिवाइड किया,
किससे डिवाइड किया, p से, और ये विभाजित हो गई, यानी पूरी डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है ये। फिर आगे कहा गया तो p a को भी विभाजित करेगी। तो a अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो भी ये p इसको विभाजित करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। इतनी सी ये प्रमेय है। ठीक है, कोई भी आप मान लेते हैं कि एक संख्या, अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे हम अभाज्य संख्या हम लेते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले ली हमने एक। ठीक है, अब कोई एक संख्या ऐसी है जो इसको डिवाइड, अब 5 को तो स्वयं 5 ही विभाजित करेगी, 5 को तो स्वयं 5 ही विभाजित करेगी। तो हम 5 से इसको विभाजित करेंगे तो क्या आ गया, 1। अब इसका स्क्वायर कर दें, देखो a के बराबर में हमने क्या मान लिया, 5। तो हम इसका स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। और 25 और p को हमने क्या माना है, 5। 25 को 5 से विभाजित करेंगे तब भी ये क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो ये बात आप याद रखना कि जब कोई अभाज्य संख्या है और p एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या p है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, हाँ, इतनी सी एक बात आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अब हम सवालों की ओर। सबसे पहला है सवाल, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ हम उसको थोड़ा सा जल्दी में बता देते हैं कि परिमेय संख्या वो होती हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में इसके रूप में इनको नहीं लिख सकते, इनके रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय को। इतना सा आप ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी चीज, जो संख्या परमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी, और जो संख्या अपरिमेय है वो परमेय नहीं होगी, या जो संख्या परमेय नहीं है वो अपरिमेय होगी, और जो अपरिमेय नहीं है वो परमेय होगी। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक परमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप एक ध्यान से कर लोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है √2, √3, √7 सिद्ध करने की, तो वो आप ऑटोमेटिक खुद से कर लोगे उनको। ठीक है, देखो देखते हैं हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको मान लेते हैं कि ये परमेय है, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। √5 एक परमेय संख्या है। अब जो परमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया p/q। p/q की जगह x/y भी लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, p/q बराबर क्या मान लिया हमने, √5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, सॉरी, एक चीज कंडीशन और इससे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं कि चूंकि p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो बटे में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये p अलग पूर्णांक है, q अलग पूर्णांक है।
ठीक है। और सहभाज्य का मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए वर्ग करते हैं तो क्या होगा, p का वर्ग करेंगे p स्क्वायर होगा, q का वर्ग होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी हम किसी अंडर रूट की संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट हट गया, क्या बचा, ओनली अकेला 5 बच गया। ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस q स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, p स्क्वायर बराबर 5 उस तरफ था, q स्क्वायर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो गया, क्या हो गया, ये 5q स्क्वायर हो गया। p स्क्वायर बराबर 5 को क्या करेंगे, 5 को से हमने p स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो उस तरफ क्या बच गया, q स्क्वायर, क्या बच गया, q स्क्वायर। ठीक। देखो अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है, अब यहां से इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। तो समीकरण 1 इसको मान लेंगे तो देखो हमने पहले माना था कि q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो q एक पूर्णांक है, तो यहाँ से जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, यानी p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तभी तो q पूर्णांक होगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ निकला क्या, कि चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो देखो 5 से विभाजित है, 5 क्या है, एक 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अगर ये p स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो यह p को भी विभाजित करेगी, तो यह p को भी विभाजित करेगा, तो यह p को भी विभाजित करेगा, यानी p स्क्वायर 5 से अगर विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें और भी जगह मिल सके। देखिए ठीक है, इसको हम यहाँ से इसको नीचे लिख देते हैं, ये आ गया, देखिए इसको और तोड़ करके जगह निकाल लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका मतलब p अगर 5 से विभाजित है तो p का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, p बराबर 5 के रखने पर, p बराबर 5 के रखने पर, p के बराबर क्या रखना है हमें, 5 के, p बराबर 5 के रखने पर जहां k एक क्या है, पूर्णांक है, जहां k एक पूर्णांक है, यहाँ k क्या है, एक पूर्णांक है, रख देते हैं हम। p की जगह क्या रखना है हमें, 5 के, तो p की जगह 5 के, स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, बटे में क्या है ये 5, बराबर में क्या है q स्क्वायर, बराबर में क्या है, प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। आप ध्यान से देखेंगे, केवल एक को आपने समझ लिया तो ऑटोमेटिक आप उसको कर लेंगे। नहीं, ओनली मैथ। हाँ अभी बाद में पूछ लेना, अभी फ्री हो रहे हैं। देखिए इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 के स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना है आपका 5, बराबर में क्या होगा आपका q स्क्वायर,
बराबर में क्या हो गया, ये क्यू स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको 5 से विभाजित कर दो, 25 को, कितने बार हो गया ये, 5 बार। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5k² बराबर क्यू स्क्वायर। तो अगर हम के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 5, क्यू स्क्वायर अपॉन में आ गया आपका 5। सॉरी, इसका कलर चेंज कर देते हैं ये। ठीक, देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। क्या मान लिया इसको हमने, इक्वेशन सेकंड मान ली इसको। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। देखिए इसको शिफ्ट कर देते हैं ये, ताकि आगे जगह निकला है। अब देखो यहाँ से अगर के एक पूर्णांक है, हमने के को क्या माना है, पूर्णांक, तो के एक पूर्णांक है, इसका मतलब है क्यू स्क्वायर 5 से कंप्लीटली विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित है, वो 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब है जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने प्रमेय 1.2 में, जो फर्स्ट प्रमेय थी 1.2 प्रमेय, उसमें यही तो हमने सीखा था कि क्यू 5 अगर कोई अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को या क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये क्यू को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब देखो, तो जब Q से भी Q 5 से विभाजित था और P 5 से विभाजित था, तो P और Q का कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल गया 5, जबकि हमने क्या माना था कि ये सहभाज्य है, यानी इनका एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। देखो यहां से हम देखेंगे कि P बा Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है। अगर ये है तो हमारे पूर्व कथन जो हमने माना था ये, इसका ये क्या हुआ, विरोधाभास हो गया, इसका यह विरोधाभास हो गया। यह हमारे, आगे लिख देंगे, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा, कि जब हमने पहले इनको सहभाज्य माने और यहाँ तो इनका कॉमन गुणनखंड भी निकल आया, तो ये तो विरोध हो गया। सहभाज्य अगर संख्याएं मानी है हमने, सहभाज्य है, तो इसका मतलब है केवल गुणनखंड उनका एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए, उनमें अवैनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ तो हमें कम से कम 5 एक मिल गया, एक के अलावा 5 और मिल गया हमें, तो ये हमारे पूर्व कथन का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना √5 एक परमेय, एक परमेय संख्या है, क्या थी, गलत थी, गलत थी। इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परमेय संख्या है, वो क्या निकली, गलत। नीचे हम लिख देंगे अतः, इसीलिए √5 अपरमेय संख्या है, लिख दी। सिद्ध हुआ
यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बात सिद्ध हो गई। जब ये परमेय नहीं है तो अपरमेय होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए आराम से। अगर एक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस तरह की अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। फिर अगर आपने ये सीख लिया तो आपको एक बार में नहीं आता, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता आप बार-बार देखिए। और एक बार समझ में आ गया तो चाहे यहाँ पर √5 हो, देखो इसी तरह के आगे भी सवाल हैं, चाहे फिर √2 है, या फिर √ आपका 3 हो, या फिर √ आपका ये आगे के टाइप में हम पढ़ेंगे। हाँ, ये उनसे सिंपल, या √3 √2 हो, ये सब के सब सिद्ध करना आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट करिए, और अगर समझ में नहीं आता तो बार बार इसको रिपीट करके वीडियो को देखने का प्रयास करिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आप क्या दिया हुआ है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कहा है कि ये जैसे ही आपको समझ में आ गया तो भाषा सेम रहेगी, सेम भाषा रहेगी, बस आपको 5 की जगह 2 पुट करना है बस। अगर आपको क्या करना है, यहाँ आपको जहाँ जहाँ आपको 5 दिख रहा है वहाँ आपको 2 पुट कर देना है बस। यहाँ जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर करने पर 25 आया था, तो यहाँ 2 का पूछा √2, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आपने 5 पुट किया है वहाँ पर 2 पुट कर दोगे आप, तो आपका सेम वही सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका, ये वाला √2 वाला। और ये भी हो जाएगा सेम, √5 की जगह आप √5 में 5 की जगह 3 पुट कर दीजिए, आपका सेम सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।